आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के बारे में। देखो, ये जो कंपनी है आज के टाइम में, अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं या हम बोले इलेक्शन से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बजिंग में है। लेकिन अगर आप उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस कंपनी को फंडामेंटली देखेंगे, जानेंगे कि ये बेसिकली कंपनी क्या करती है, किस तरह की ग्रोथ रखती है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है और क्या कंपनी में नेगेटिव है। जो सबसे नेगेटिव है वो मैं आपके सामने रखूंगा और यहाँ पर मैं किसी भी तरह का कोई मिलावट या किसी भी तरह की कोई अपनी मर्जी से बनाई हुई बातें नहीं रखूंगा। जो भी बातें होंगी पूरी ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं, आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो 24 मार्च है, तो आज के टाइम में ये शेयर प्राइस आप देख सकते हैं आपको ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी काफ़ी अच्छी ग्रोथ में आपको नज़र आ रहा है। इसके पीछे के रीजंस पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो CNBC 18 द्वारा एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। इस आर्टिकल की अगर आप डेट देखेंगे तो 21 मार्च 2024, यानी कि 2-3 दिन पुरानी अपडेट है। यहाँ पर आपको समझ में आएगा एक हेडलाइन से, जो कोटक इंस्टीट्यूशनल है उसने IRB इंफ्रा को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बातें कही हैं। बोला है कि भाई इनकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से ये 10% बढ़ता हुआ भी नज़र आया है। बाकी तो आप इसके नीचे देखेंगे तो पूरी डिटेल में आपको पता ही चल जाएगा, बट अब हम कंपनी को फंडामेंटली देखेंगे और खुद भी जानेंगे कि जो कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज हैं जिनको बड़े बड़े इन्वेस्टर रिसर्च करते हैं किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले, उन सभी रेशोज को हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसमें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी इंपॉर्टेंट रेशोज को अभी फिलहाल ग्रीन में रखा हुआ है। फिर देखते हैं कि भाई कंपनी में क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है और लास्ट में पूरा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी के पास क्या मोट है, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है और किस तरह से ये दूसरी कंपनी से डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और मुझे वेबसाइट को देखने से ये आइडिया लगता है कि ये जो कंपनी है इंडिया की लीडिंग एंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हाईवे सेक्टर की कंपनी है, यानी कि काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया में लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। कंपनी 12 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर अपने 26 हाईवे लगा चुकी है, यानी 26 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है और एसेट्स की बात करें तो लगभग 77,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास एसेट्स हैं। इसी के साथ 64 टोल प्लाजा हैं पूरे इंडिया के अंदर और आप जानते हैं जो टोल टैक्स होता है कितना अच्छा रेवेन्यू कंपनीज वहाँ से जनरेट करती हैं। तो पूरे इंडिया में 64 से ज़्यादा कंपनी के टोल टैक्स हैं। वैसे तो वेबसाइट से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा कंपनी को लेकर, लेकिन मैं स्क्रीनर पे हूँ तो मैं स्क्रीनर की हेल्प लूँगा और यहाँ पर मैं कंपनी के बारे में और डिटेल में जानने की ट्राई करूँगा। यहाँ पर आप देखिए IRB जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ये कब इनकॉर्पोरेटेड हुई वो तो आपको इधर नज़र नहीं आएगा, लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर बात जरूर की गई है कि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया की। कंपनी को एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है रोड हाईवे सेक्टर का। वही कंपनी एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी काम कर चुकी है। प्रोफाइल में आप देख सकते हैं जो ऑपरेशनल है लगभग 12,506 किलोमीटर तक कंपनी कवर कर चुकी है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 2,938 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। आने वाले टाइम में और कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावनाएं भी हैं। तो गाइस इससे एक बात क्लियर होती है कि कंपनी ऐसे बिजनेस मॉडल से है, अगर डेवलपिंग इंडिया इसी तरह से चलता रहा और इसी तरह से ग्रोथ होती रही इंडिया की, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी की ग्रोथ आपको बढ़ती हुई ही नजर आएगी। यानी बिजनेस के मामले में कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैं इस मोड को पॉजिटिव में ही रखूँगा अभी तो फिलहाल। अब बात करते हैं 5 साल में कंपनी को कितनी सेल हुई है, कितने ऑर्डर्स कंपनी के हाथ में लगे और किस परसेंटेज से सेल ग्रोथ बढ़ी है। तो मैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को स्क्रीनर पे खोला हुआ है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको 5 साल की सेल देखने को मिलेगी और सेल आपको वाकई में निराश करेगी। लगभग 2.37% की इधर आपको सेल देखने को मिलेगी।
ये सेल ग्रोथ गाइस काफ़ी नेगेटिव है। 5 साल में सिर्फ 2.5% की सेल ग्रोथ करी है कंपनी ने। मेरा मानना ये है कि 5 साल में लगभग कंपनी को 10 से 15% की सेल ग्रोथ तो करनी चाहिए थी, बट इसको नेगेटिव रखेंगे क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव में रखेंगे, वहीं अगर वो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रखेंगे, और अगर एवरेज है यानी कि नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है तब भी उसको हम नेगेटिव में रखेंगे, क्योंकि हमें सभी इंपॉर्टेंट रिसोर्स को बारीकी से समझना है, और अगर एवरेज है तब भी हम उसको नेगेटिव ही कंसीडर करने वाले हैं। अब बात करते हैं इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी हर 3 महीने में IRB कितना पैसा बनाती है, किस स्पीड से कंपनी को ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे आ गया हूँ, और अगर आप ओपीएम परसेंटेज देखेंगे IRB का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबल हो चुका है, ना ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। 45-46 के आसपास 2020 और 2021 में था, जो आप इधर देख सकते हैं, और आज भी 41 और 42 के आसपास ही है, बल्कि हम कह सकते हैं कि एक हल्की सी क्वांटिटी में डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ये चीज़ देख सकते हैं, यानी कि कंपनी कितना सेल करती है, कितना एक्सपेंस करती है, और जितना पैसा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बनाती है। 2020 में ये 701 करोड़ का था, जो आज बढ़कर 819 करोड़ का हुआ है। तो 2020 से लेकर 2023 में कितना डिफरेंस है आप आइडिया लगा सकते हैं। लगभग 100 या 110 करोड़ के आसपास का कंपनी ने ग्रोथ किया है इन 3 सालों में, जो कि लिहाजा मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कम है। कंपनी को और तेज़ी से ग्रो करना चाहिए। हर साल कंपनी कम से कम 100-200 करोड़ प्रॉफिट को अपना बढ़ाना चाहिए, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट जैसा हमें इधर नज़र भी आता है कि भाई कंपनी ने सितंबर 2023 में 719 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था, वो बढ़ाकर 819 करोड़ कर लिया है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव में ही रखेंगे क्योंकि कंपनी यहाँ पर पॉजिटिव प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब बात करते हैं गाइस कर्ज की, कि बेसिकली कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। अगर कर्ज ज़्यादा है तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है, और कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है तो कर्ज होता है, लेकिन कितना कर्ज है वो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 1.33 का है, और 35,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 18,000 करोड़ का कर्ज है, यानी 35,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 18,000 करोड़ का कर्ज है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, कंपनी को लोन लेना पड़ता है रोड और इन सबको बनाने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे वो ख़त्म होता रहता है। तो कहीं ना कहीं कर्ज को लेकर हम यहाँ पर सोचने पे मजबूर हो सकते हैं कि भाई एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है तो क्या ये कर्ज एक जायज़ है या फिर ये ज़्यादा कर्ज है। वैसे डेट टू इक्विटी के अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस मॉडल भी डिपेंड करता है गाइस इन चीज़ों को लेकर। बट मैं इस डेट टू इक्विटी को फिर भी नेगेटिव रखूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि डेट इसका ज़्यादा है। बट सबका अपना अपना नज़रिया है गाइस, कुछ लोग बिजनेस मॉडल को देखकर कर्ज को पॉजिटिव ही मानेंगे। अब बात करते हैं रिजर्व की, बेसिकली कंपनी के पास रिजर्व कितना है। मैं इसके लिए बैलेंस शीट का यूज़ करूँगा, और बैलेंस शीट में अगर आप रिजर्व देखेंगे तो 12,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, लिहाजा मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रिजर्व है। वैसे तो 50% के आसपास होना चाहिए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, यानी 35,000 करोड़ की कंपनी है तो लगभग 15,000 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए, बट यहाँ पर आपको 12,000 करोड़ का रिजर्व नज़र आ रहा है, तो बहुत कम नहीं है, यानी एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि ये जो 35,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको नज़र आ रहा है, ये कंपनी के शेयर प्राइस पे डिपेंड करता है। शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है इस टाइम, तो मार्केट कैप बढ़ रहा है घट रहा है, जिसकी वजह से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व 50% के आसपास ही है, यानी एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात करते हैं बिग शार्क की। देखो बिग शार्क अगर इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, और क्योंकि बिग शार्क बहुत सोच समझ के किसी कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं, वो पूरा फंडामेंटली देख लेते हैं कि भाई कंपनी कैसी है। और अगर मैं मनी कंट्रोल पे इस कंपनी का कोई बिग शार्क मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर मुझे फिलहाल कोई भी बिग शार्क इस कंपनी के अंदर नज़र नहीं आ रहे। IRB का कोई भी बिग शार्क नहीं है, किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी में पैसा नहीं लगाया हुआ है। अब बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास।
और अगर एसेट्स ज़्यादा होंगे तो सिंपल सी बात है, कंपनी अच्छा पैसा बनाएगी। अभी नहीं बना रही लेकिन बनाएगी भविष्य में। और गाइज यही चीज़ हमें इधर देखने को मिल रही है। 26,000 करोड़ के कंपनी के पास फिक्स एसेट्स हैं। अब आप आइडिया लगा सकते हैं 35,000 करोड़ की कंपनी के पास 26,000 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छा साइन है। तो गाइज ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कंपनीज के पास इतने ज़्यादा फिक्स एसेट्स हो। और ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, तो एसेट्स तो कंपनी को भविष्य में बनने ही वाले हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स तो कंपनीज को रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज में। तो फिक्स एसेट्स कंपनी के पास इसीलिए ज़्यादा है। तो फिक्स एसेट्स भी गाइस डिपेंड करता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अब बात करते हैं सोट की, यानी कि कंपनी के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या थ्रेट है। मैं मनी कंट्रोल का यूज़ करूंगा तो आप इधर देख सकते हैं 10 कंपनी में स्ट्रेंथ है, 1 वीकनेस है, 2 अपॉर्चुनिटीज़ है और 1 थ्रेट है। थ्रेट यही है कि भाई जो शेयर है आज भी आपको बहुत महंगे दाम पे मिल रहा है। आपको जरूर लग रहा होगा कि भाई ये तो 60 रुपीज़ का ही शेयर है, लेकिन अगर कंपनी की ओवरऑल कैलकुलेशन की जाए, मार्केट कैप को देखा जाए, मैनेजमेंट को देखा जाए, बिजनेस मॉडल की ग्रोथ को देखा जाए, उस सब के लिहाज से ये जो आपको 60 रुपये का शेयर मिल रहा है ये भी बहुत महंगे दाम पे मिल रहा है। इसका मतलब इसका प्राइस और भी ज़्यादा कम होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक थ्रेट है और इस थ्रेट को कंसीडर जरूर करना चाहिए। बाकी गाइस कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, कंपनी को आने वाले टाइम में कितना ऑर्डर मिलेगा, उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई कंपनी क्या वाकई में महंगी है या फिर नहीं। 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी यही है, जो ब्रोकर्स हैं जो जानते हैं कंपनी के बारे में, वो इस कंपनी को रिकमेंडेट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई कंपनी अच्छी है, प्राइस टारगेट भी दे रहे हैं इस कंपनी के पिछले 3 महीनों से। तो इस वजह से भी कंपनी में बजिंग हमें देखने को मिल रही है, शेयर प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, जब ब्रोकर्स रिकमेंडेट करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी रीज़न की वजह से ही करते हैं, उनको कुछ ना कुछ फ्यूचर इस कंपनी में दिख रहा है, इस वजह से वो लोग कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाइस एक खतरा है और एक वीकनेस है। शॉर्ट एनालिसिस आपको पॉजिटिव ही नज़र आएगा, क्योंकि वीकनेस बहुत कम है इस कंपनी में, इसीलिए मैं शॉर्ट को गाइस पॉजिटिव रखूँगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, देखते हैं प्रमोटर्स मैनेजमेंट कितने % इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। और मैं चलता हूँ इन्वेस्टर पे, आप देख सकते हैं जो प्रमोटर हैं 34% इन्वेस्टेड है। सबसे ज़्यादा पैसा FII ने लगाया हुआ है 47.16%। उसके बाद DII है यानी कि म्यूचुअल फंड 7.85%। गवर्नमेंट ने भी 0.01% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा FIIs के पास है इस कंपनी के शेयर्स, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्रमोटर्स के पास है और प्रमोटर्स के बाद फिर म्यूचुअल फंड्स वालों के पास है। FIIs कौन है एक बार ये भी देख लेना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। अगर आप जानते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को तो वो आप इधर डिटेल ले सकते हैं उनकी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ना ही FII 50% से ज़्यादा है, ना ही प्रमोटर्स हैं और ना ही इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इसीलिए मैं इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को फिलहाल अभी नेगेटिव में ही रखूँगा। वैसे तो गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करें, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि भाई प्रमोटर कितने हैं, FIIs कितने हैं, DII कितने हैं, तो इन तीनों का ही जो रिकॉर्ड निकल के आता है वो लगभग 80% के आसपास निकल के आता है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉजिटिव है, बट मैं अपने सोच के अकॉर्डिंग इसको नेगेटिव रखा है, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ कि 58.61% थे, आज वो घटकर 34% रह गए हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, बट सबका अपना अपना नज़रिया है, तो इस हिसाब से मैं इसको नेगेटिव रखता हूँ। आप चाहें तो इसको पॉजिटिव में ले सकते हैं। अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो की, यानी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, ये हमने देख लिया है, बहुत अच्छा नहीं कर रही बट हाँ कर रही है, लेकिन फ्री कैश फ्लो कितना जनरेट कर रही है। तो गाइज यहाँ पर आपको अंदाजन काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो देखने को मिलेगा, लगभग 1354 करोड़ के आसपास का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव देखकर। यहाँ पर मैं फ्री कैश फ्लो को ग्रीन में ही रखूँगा। मोस्टली बहुत कम देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी का फ्री कैश फ्लो आपको पॉजिटिव नजर आए, बट इस कंपनी का है। डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है 0.34% का, बहुत कम है, लेकिन फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, इसलिए मैं डिविडेंड को भी पॉजिटिव में रखूंगा, क्योंकि कंपनी कभी भी अपने डिविडेंड परसेंटेज को बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं गाइस पाइट्रोसिक स्कोर की। पाइट्रोसिक स्कोर के लिए मैं मनी कंट्रोल का यूज़ करूंगा
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो पैट्रोसिक स्कोर है वो 7 है, यानी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। अगर कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है तो ये भी बहुत अच्छा सिग्नल है और इस चीज़ को भी हम ग्रीन में रखेंगे। फेयर वैल्यू में तो स्टॉक मिल नहीं रहा क्योंकि हमने अभी हाल ही में शॉर्ट एनालिसिस देखा जिसमें हमने ये देखा कि भाई कंपनी ओवर प्राइस हो गई है, 40 के पीई पे मिल रही है, इसीलिए फेयर वैल्यू पे तो है नहीं, शेयर ओवर प्राइस है, अपनी औकात से महंगे प्राइस पे मिल रहा है। और यहाँ पर आपको ज़रूर नज़र आ रहा है कि भाई 60 रुपीज़ का है, बहुत कम है ये तो, लेकिन ये भी महंगा है, तो ओवर प्राइस पे है शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न कंपनी 5% का प्रोवाइड करती है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं 5% बहुत ही कम होता है, इससे ज़्यादा तो आपको फिक्स डिपॉजिट में भी मिल जाएंगे आई थिंक। अगर फिक्स डिपॉजिट 7% के आसपास हुआ तो ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी कम होगा क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। ईपीएस फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लगभग 60 रुपये का शेयर है और जो एक शेयर के ऊपर आपको अर्निंग मिलेगी वो मिलेगी 0.91 रुपीज़, जो बहुत कम है, यानी 1 रुपये भी प्रॉपर नहीं है। तो ये हो गया गाइज ओवरऑल नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम सीधा बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा है, यानी कंपनी जिस बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है वो भविष्य में ग्रो करेगा डेफिनेटली, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बेस्ड काम है, रोड बनाने का काम करती है, एयरपोर्ट बनाने का काम करती है, जो कि आगे डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलेगा। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिसेंट है, ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा कर रही है, प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हाँ गिर भी नहीं रहा, इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा। रिजर्व कंपनी के पास 50% से ज़्यादा है, यानी जितनी कंपनी का मार्केट कैप है, जितने में कंपनी को खरीदा जा सकता है, उसका 50% कंपनी के पास बैंक में पड़ा हुआ है, जो बहुत अच्छा नंबर है, यानी कि बड़े से बड़े क्राइसिस में कंपनी अपने आप को संभाल सकती है। फिक्स एसेट्स तो लाजवाब हैं, 35,000 करोड़ की कंपनी और 26,000 करोड़ की कंपनी के पास ऐसे एसेट्स हैं जो भविष्य में कंपनी को पैसा बनाकर देने वाले हैं, तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव है। शॉर्ट एनालिसिस कंपनी का बहुत अच्छा है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है, वीकनेसेस कम है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं 2 और एक ही थ्रेट है, वो यही है कि भाई शेयर महंगा मिल रहा है। तो महंगा तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि भाई लोगों को पहले पता चल गया इस कंपनी के बारे में, तो ये थ्रेट बहुत सारे लोग कंसीडर भी करेंगे कि ये थ्रेट है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये थ्रेट नहीं है, ये तो टाइमिंग है कि भाई आप गलत टाइम पे एंट्री ली है या फिर आपको वेट करना चाहिए, तो ये थ्रेट कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं, इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा। फ्री कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती है और पैट्रोसिक स्कोर यानी फाइनेंशियली भी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। 5 साल में कंपनी की सेल बहुत कम बढ़ी है, यानी 2% के आसपास सेल बढ़ी है। अब देखो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी, अगर कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो क्या ही फ़ायदा, क्या ही इस बिजनेस मॉडल का फ़ायदा, और वो चीज़ हमें इधर देखने को भी मिल रही है। 5 साल में सिर्फ 2% सेल बढ़ाना बहुत कम होता है। यहाँ पर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है, और कर्ज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भाई ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, कंपनी रोड बनाती होगी, एयरपोर्ट बनाती होगी, बिल्डिंग्स बनाती होगी, तो उसको कर्ज लेना पड़ता होगा और उसके बाद उनको सेल करती होगी, तब कहीं जाके उसके पास पैसा आता होगा, तो डेट इस कंपनी पे लगा रहेगा। लेकिन मैंने इसको नेगेटिव इसलिए रखा है क्योंकि डेट टू इक्विटी 1.33 के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, लगभग 35,000 करोड़ की कंपनी है तो 18,000 करोड़ का कर्ज है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कम भी लगेगा, बहुत सारे लोगों को ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैं इस कर्ज को नेगेटिव रखूँगा। बिग शार्क की बात करते हैं तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में फ़िलहाल अभी एंट्री नहीं लिए हुए, किसी ने भी इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। बाकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो कंपनी का खुद का मैनेजमेंट है, जिसको पता है हमारी कंपनी में क्या होने वाला है क्या नहीं, वो खुद 34% इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। फॉरेन इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा है, वो 47 है, लेकिन मैनेजमेंट क्यों इतना कम है, इसीलिए मैं इसको नेगेटिव रखूँगा। फेयर वैल्यू यानी कि शेयर सस्ते दाम पे तो मिल नहीं रहा, 60 रुपीज़ पे ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन वो सस्ता नहीं है, वो भी ओवर प्राइस है कंपनी के मार्केट कैप या कंपनी के बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5% का कंपनी रिटर्न देती है, जो बहुत ही कम है। इससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको कोई जो बड़ी कंपनीज है जो निफ्टी 50 के अंदर आ रही हैं वो भी प्रोवाइड कर देंगी, तो इतना रिस्क IRB में क्यों लेना। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी कम है। अब गाइज टोटली डिपेंड करता है कि भाई भविष्य में कंपनी को क्या ऑर्डर मिलते हैं, भविष्य में कंपनी किस स्पीड से ग्रो करती है, भविष्य में क्या होने वाला है IRB के साथ,
किस तरह से कंपनी का मैनेजमेंट काम करेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा। और इन सभी डिपेंडेंसी की वजह से शेयर प्राइस में ग्रोथ और पोटेंशियल आएगा। यहाँ पर गाइज अगर आपको स्टॉक पसंद आता है तो आप इस कंपनी की न्यूज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि न्यूज़ से ही इस कंपनी के शेयर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी गाइज किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है इस कंपनी को लेकर, ना ही आपको कोई एडवाइस है। ये वीडियो सिर्फ एक छोटे से बेसिक एनालिसिस के बेस पे की गई है। अब ऐसा नहीं कि ये जो एनालिसिस मैंने किया है यही सबसे हार्ड और सबसे परफेक्ट एनालिसिस है। अगर आप चाहे तो खुद भी और मल्टीपल एनालिसिस करके इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं इस कंपनी की अपडेट से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो मैं इस कंपनी की जो भी अपडेट्स होती रहेंगी आती रहेंगी भविष्य में कि भाई कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वो मैं आपके साथ बताता रहूँगा। बट किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन मैं इधर आपको नहीं देता। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।